नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। आज हम देखने वाले हैं सीटेट ऑनलाइन एग्जाम के अंतर्गत पूछे गए एक ही टॉपिक के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक होगा और वो टॉपिक यहाँ पर रहेगा लैंगिक रूढ़िबद्धता, जिसे हम जेंडर स्टीरियोटाइपिंग भी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो प्रश्न आपको आज मिलने वाले हैं वो सारे ही प्रश्न पूरी एग्जाम जो शुरू से लेकर लास्ट तक हुई थी उस सारी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पेपर थे उन सभी क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने के बाद उन सारे से जो क्वेश्चन निकल करके आए हैं सही टॉपिक से वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे और उनसे आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पर किस प्रकार जो प्रश्न है उनको बदला गया है, किस प्रकार से उनमें पूछने का सेंस वही रहता है पर चेंजेस किस प्रकार से उसमें रखे गए हैं। तो यहाँ पर आज के जो हमारे प्रश्न रहे, जो एग्जाम हुई थी उससे संबंधित सारे प्रश्न यहाँ पर रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लैंगिक रूढ़िबद्धता। देखिए, लैंगिक रूढ़िबद्धता के बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे, ज्यादा लंबी बात इस पर नहीं करेंगे क्योंकि काफी सरल सी बात है, इसको आसानी से हम समझ सकते हैं। लैंगिक रूढ़िबद्धता जिसे हम लिंग भेद के नाम से भी जानते हैं, कभी कभी इसमें हमें प्रश्न में लिंग भेद देखने को मिल जाता है, कहीं कहीं पर लैंगिक पूर्वाग्रह देखने को मिल जाता है, कहीं कहीं पर जेंडर रूढ़िवादिता देखने को मिल जाती है। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है इस प्रकार के प्रश्नों में कि जब भी हम स्त्री और पुरुष से संबंधित जो विशेष व्यवहार या कार्य होते हैं उन कार्यों को समाज के द्वारा हम परिभाषित करते हैं और इन्हीं विशेष जो कार्य और भूमिकाओं की अपेक्षा करते हैं। सुसंगत ना होने की स्थिति में हम टोकना, विचारों में सुधार करने आदि को कहते हैं। तो यही हमारी लैंगिक रूढ़िबद्धता होती है। जैसे कि हम लड़कों को कुछ कार्य करने के लिए मना करते हैं कि अरे ये तो लड़कियों का काम है, लड़कियों को कोई कार्य करने के लिए मना करते हैं कि अरे ये तो लड़कों का काम है। तो ये हमारे व्यवहार या कार्यों में जो पक्षपात देखने को मिलता है वही हमारी लैंगिक रूढ़िबद्धता होती है। और सारे ही प्रश्न यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं और बहुत सारे प्रश्न जो थे इन एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर थे उनमें जब आप मैंने सारे पेपरों को देखा तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो यहाँ मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक के सारे ही प्रश्नों को निकाला है इस टॉपिक से संबंधित। तो आइए और बढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, विद्यार्थियों के द्वारा ग्रहित जेंडर रूढ़िवादों को भंग करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। देखिए, जेंडर रूढ़िवाद जो है उसको भंग करना है अध्यापिका को और उसे भंग करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो सीधा सीधा मतलब यहाँ पर जेंडर जो रूढ़िवाद है यानी कि जहां पर बालक बालिकाओं के अंदर लिंग भेद या उनसे संबंधित पक्षपात जो है वो देखने को मिलता है, उसे दूर करना है। विद्यार्थियों को उन रूढ़िवादों के साथ रहने देना चाहिए। जब देखिए रहने देने जाएंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं रूढ़िवाद को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा है यहाँ पर ऐसे विविध उदाहरण साझा करने चाहिए जो उन रूढ़िवादों को चुनौती दे। और थर्ड है, ऐसे विद्यार्थी जो ऐसे रूढ़िवाद को व्यक्त करते हैं उनका मजाक उड़ाना चाहिए। और फोर्थ यहाँ पर है, अकादमिक क्षेत्रों के आकलन में उनके अंक कम कर देना चाहिए। देखिए, अंक कम करना, मजाक उड़ाना ये शिक्षक को शोभा नहीं देगा। तो यहाँ पर हम उन रूढ़िवादों के साथ रहने भी नहीं देंगे। तो यहाँ पर देखिए दूसरा विकल्प हमें एक बहुत अच्छी बात बता रहा है, शिक्षिका को ऐसे विविध उदाहरणों को साझा करने चाहिए जो उन रूढ़िवादों को चुनौती दे। तो बिल्कुल यहाँ पर दूसरा विकल्प जो रहेगा वो रूढ़िवादों को भंग करने के लिए बहुत अच्छा विकल्प रहेगा। तो दूसरा विकल्प यहाँ पर हमारा रहेगा सही उत्तर। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, माध्यमिक विद्यालयों में लिंग भेद को दूर करने हेतु निम्न में से कौन सा कदम मददगार रहेगा। तो यहाँ पर हम जेंडर आधारित आसन व्यवस्था को बढ़ावा देना, जेंडर अनुवृत्ति भूमिकाओं पर बल देना या फिर जेंडर रूढ़िवादों में लचीलेपन को बढ़ावा देना, जेंडर प्रारूपों का प्रतिरूपण करना। तो यहां पर हम कह सकते हैं
कि विकल्प नंबर 3 देखिए, जिसमें कहा गया है जेंडर रूढ़िवादों में लचीलेपन को बढ़ावा देना, ये लिंग भेद को दूर करने में ये कदम यहां पर मददगार रहेगा। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी शैक्षणिक तकनीक बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने और जेंडर समानता को बढ़ावा देने में प्रभावशाली है? जेंडर पृथकता आधारित आसन प्रबंधन करना, जेंडर आधारित अधिगम कार्य देना, या फिर जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं और व्यवहारों पर बल देना। और फोर्थ है, कक्षा में जेंडर पूर्वाग्रहों पर चर्चा सुसाध्य करना। तो यहाँ पर देखिए, कक्षा में जेंडर पूर्वाग्रह पर चर्चा सुसाध्य करना, तो देखिए यहाँ पर जो शब्द आया है वो जेंडर पूर्वाग्रह। तो मैंने आपको सबसे शुरुआत में ही 3-4 शब्द बताए कि इन्हें हम लैंगिक रूढ़िवादिता, लैंगिक पूर्वाग्रह, है ना, लिंग भेद या जेंडर पक्षपात, जेंडर रूढ़िवाद, तरह तरह के नामों से इनको जानते हैं। तो यहाँ पर से लैंगिक पूर्वाग्रह पर चर्चा सुसाध्य करना यहाँ पर जेंडर समानता देने के लिए प्रभावशाली रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें। एक सहशैक्षिक कक्षा में अध्यापक का निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार नहीं करना चाहिए क्योंकि वह जेंडर रूढ़िबद्धता को पुनर्बलित करेगा? तो देखिए, अध्यापक यहाँ पर कौन सा ऐसा व्यवहार ना करे जिससे वह जेंडर रूढ़िबद्धता को पुनर्बलित करेगा। अब देखिए, क्योंकि करना चाहिए क्योंकि वह जेंडर रूढ़िबद्धता को पुनर्बलित करेगा, तो हमें उस काम को यहाँ पर ढूंढना है जो काम जेंडर रूढ़िबद्धता को बल दे रहा है। तो उस कार्य को हमें ढूंढना है और वो शिक्षक को नहीं करना चाहिए, पर यहाँ विकल्प में वो दे रखा है तो उसे हमें ढूंढना है। देखिए, एक समान लिंग के समूह बनाना और लड़के और लड़कियों को पृथक पृथक अधिगम कार्य देना। देखिए, पहला ही विकल्प बता रहा है कि किस प्रकार से जेंडर रूढ़िबद्धता को पुनर्बलित किया जा सकता है, मतलब यहाँ पर उसको बढ़ावा मिल रहा है। एक समान लिंग के समूह बनाना मतलब कि लिंग भेद यहाँ पर देखने को इस प्रश्न में, इस विकल्प में मिल रहा है। दूसरा है, महिलाओं और पुरुषों को सामाजिक चलन के विपरीत भूमिकाओं में दर्शाना। जेंडर एक सामाजिक निर्मिति है और उस पर चर्चा करना, जेंडर समतुल्यता वाली भाषा का प्रयोग करना। तो देखिए, यहाँ पर 3 विकल्प जो है वो जेंडर रूढ़िवाद को कम कर रहे हैं, पर एक विकल्प यहाँ पर इसे बढ़ा रहा है, पुनर्बलित कर रहा है, और पहला ही विकल्प यहाँ पर बनेगा इस प्रश्न का उत्तर। अब देखिए, ये जो है जेंडर रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रहा है और ऐसा व्यवहार शिक्षक को नहीं करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर पहला विकल्प हुआ हमारा उत्तर। आगे बढ़े और अगले प्रश्न को देखें। तो एक माध्यमिक कक्षा में जेंडर अलगाव आधारित बैठने की व्यवस्था तथा सख्त जेंडर आधारित अधिगम क्रियाकलाप। देखिए, कक्षा में अलगाव आधारित बैठने की व्यवस्था है, तो अलगाव मतलब कि अलग अलग बैठने की व्यवस्था है, और सख्त जेंडर आधारित अधिगम क्रियाकलाप भी हो रहा है। तो ऐसी जो व्यवस्था और ऐसा जो क्रियाकलाप रहेगा वो कक्षा में किस बात को बढ़ावा देंगे, हमें प्रश्न से समझ में आ रहा है। जेंडर की समानता को बढ़ावा देंगे, जेंडर की क्षमता को सुसाधित करेंगे, या फिर जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ाएंगे, या फिर जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को प्रोत्साहित करेंगे। तो देखिए, यदि कक्षा के अंदर इस प्रकार की यदि व्यवस्था हमें देखने को मिल रही है तो वो जो व्यवस्था है वो जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर। आगे देखिए, पाठ्य पुस्तकों में स्त्रियों का केवल नारीवाद विशेषताओं जैसे पालन पोषण व देखभाल करने वाली संवेदनशील के रूप में चित्रण किसका उदाहरण है? मतलब यदि हम जो पाठ्य पुस्तकें देखते हैं जहां स्त्रियां सिर्फ पालन पोषण करती, देखभाल करती, संवेदनशील होती है, और ऐसा चित्रण यदि हमें पुस्तकों में देखने को मिलता है, उसमें नारियों को कुछ विशेष कार्यों में नहीं चित्रित किया जाता, तो कहीं ना कहीं ये भी यहाँ पर जेंडर पक्षपात का ही एक उदाहरण है ना। तो स्त्रियों की जन्मजात क्षमताओं के चित्रण है, जेंडर पक्षपात का, जेंडर समानता का, जेंडर समता का। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 जो होगा जेंडर पक्षपात का, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि हम जानते हैं कि महिलाएं बहुत सारे कार्यों को कर सकती है। जैसे कुछ महिलाएं डॉक्टर होती है, कुछ महिलाएं पायलट होती हैं,
तरह तरह की कार्य, तो महिला को उन चित्रों के रूप में ना दिखाया कर सिर्फ पालन पोषण व देखभाल करने वाली के रूप में दिखाया जाए तो ये उनके साथ में जेंडर पक्षपात होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवाद की खंडन है तो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टालना चाहिए। देखिए, हम यहाँ पर रूढ़िवाद की खंडन करने हेतु निम्न में से किसके प्रयोग को टालना चाहिए। अन्य जेंडर के बच्चों के साथ संयुक्त प्रयास करना, गैर रूढ़िवादी गतिविधियों से जुड़े वयस्कों से अनावरण, या फिर लड़कियां कला में अच्छी होती और लड़के गणित में उत्कृष्ट होते हैं जैसे वर्गीय युक्तियों का प्रयोग करना। और फोर्थ यहाँ पर है, विविध जेंडरों के बारे में जन्मजात क्षमताओं की सामाजिक अभिज्ञता पर समालोचनात्मक चर्चा करना। तो देखिए, यहाँ पर जेंडर रूढ़िवाद के खंडन हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करने से बचना चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम ऐसा वाक्य बोलते हैं कि लड़कियां कला में अच्छी होती है, लड़के गणित में उत्कृष्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जेंडर रूढ़िवाद को बढ़ावा देता है, ठीक है ना। यहाँ पर जेंडर रूढ़िवाद का खंडन यदि हम करना चाहते हैं तो हमें ऐसे वाक्य बोलने से बचना चाहिए, इनका प्रयोग करना टालना चाहिए। तीसरा विकल्प इसमें उत्तर रहेगा। आगे देखिए, लड़कियों का भाषाओं और कलाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और गणित विज्ञान को अपनाने के लिए उनको हतोत्साहित करना। एक उदाहरण है जेंडर समानता, जेंडर स्थिरता, जेंडर भेदभाव या जेंडर सशक्तिकरण का। तो देखिए, यहाँ पर यदि हम लड़कियों को कुछ कार्य करने के लिए मना कर रहे हैं कि आपके लिए गणित और विज्ञान नहीं है, आप तो सिर्फ आर्ट पढ़िए, है ना, भाषाएं पढ़िए, तो यहाँ पर ये जो हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं उस बात के लिए और इस बात के लिए हतोत्साहित कर रहे हैं, तो ये जेंडर भेदभाव को यहाँ पर दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर होगा इसमें उत्तर। अगला प्रश्न है, जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग व जेंडर के एक सामाजिक संरचना होने पर चर्चा करने से जेंडर भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा, जेंडर पक्षपात सुदृढ़ होंगे, जेंडर अनुपालन का प्रोत्साहन होगा, या फिर जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिलेगी। तो देखिए, जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग व जेंडर की एक सामाजिक संरचना होने पर जब हम चर्चा करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिता जो रहेगी उसको चुनौती मिलेगी। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो होगा हमारा यहाँ पर उत्तर। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, जेंडर स्कीमा सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। बच्चे जेंडर भूमिकाएं कैसे सीखते हैं, विकास के मनोलैंगिक चरण, बड़े समाज में विषमता परतंत्रता, और फोर्थ है, बच्चों का विपरीत जेंडर अभिभावक के प्रति आकर्षण। तो यहाँ पर जेंडर स्कीमा सिद्धांत जो है निम्न में से किसकी व्याख्या करेगा। तो यहाँ पर सिद्धांत जो है वो व्याख्या करेगा बच्चे जेंडर भूमिकाएं कैसे सीखते हैं। जेंडर स्कीमा सिद्धांत इसकी व्याख्या करेगा विकल्प नंबर 1 की। आगे देखिए, माध्यमिक स्तर की कई कक्षाओं में देखा गया कि लड़के कक्षा में उत्तर देने के लिए लड़कियों की तुलना में ज्यादा हाथ खड़े करते हैं और कक्षा की चर्चाओं में हावी होते हैं। ऐसी परिस्थिति में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। स्वीकार करना चाहिए कि लड़के लड़कियों की तुलना में ज्यादा बुद्धिमान है, या फिर स्वीकार करना चाहिए कि लड़कियों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता नहीं है, और थर्ड है, विश्लेषण करना चाहिए कि कैसे जेंडर भिन्नताएं जन्मजात होती है और इन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता। और ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर है, बच्चों के संदर्भ का व खुद के शिक्षा शास्त्र का विश्लेषण करना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शिक्षिका को बच्चों के संदर्भ का व खुद के शिक्षा शास्त्र का विश्लेषण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 होगा इस प्रश्न के लिए उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति एक शिक्षक के द्वारा माध्यमिक कक्षाओं में जेंडर रूढ़िवादिता को संबोधित करने के लिए सही नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर जो सही नहीं है वो हमें देखना है। जेंडर की एक सामाजिक संरचना के रूप में चर्चा करना, गैर लिंगवादी व्यवहार को प्रोत्साहित करना, थर्ड है, पाठ्य पुस्तकों में पुरुषों और महिलाओं के चित्रण की समालोचना करते हुए चर्चा करना, और फोर्थ है, लड़कों को गणित और विज्ञान और लड़कियों को भाषा का विषय लेने के लिए प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर हमारा इस प्रश्न के लिए जो उत्तर रहेगा वो रहेगा
लड़कों को गणित और विज्ञान एवं लड़कियों को भाषा का विषय लेने के लिए कहना, ये यहाँ पर सही नहीं होगा जेंडर रूढ़िवादिता को संबोधित करने के लिए। ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देगा। आगे देखिए, शिक्षकों को महिलाओं और पुरुषों की गैर परस्परवादी जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करनी चाहिए ताकि जेंडर भूमिका में लचीलेपन को चुनौती मिले, जेंडर रूढ़िबद्धता को चुनौती मिले, जेंडर पक्षपात को बढ़ावा मिले या फिर जेंडर भेदभाव को बढ़ावा मिले। तो निश्चित रूप से देखिए, यहाँ पर हम जेंडर रूढ़िबद्धता है उसको कम करना चाहते हैं, उसे खत्म करना चाहते हैं, तो उसे चुनौती देना जरूरी है और जेंडर रूढ़िबद्धता को चुनौती मिलेगी जब उन पर चर्चा होगी। ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पर उत्तर। अगला हमारा प्रश्न है, लिंग रिक्त स्थान है जबकि रिक्त स्थान जेंडर है, तो यहाँ पर 4 विकल्प में दिया, जैविक सामाजिक संरचना, जैविक सांस्कृतिक सामाजिक या सामाजिक सांस्कृतिक। तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा जैविक सामाजिक। लिंग जैविक है जबकि सामाजिक संरचना जेंडर है। ऑप्शन नंबर 1। अगला हमारा प्रश्न है, अधिकांशतः यह देखा गया है कि माताओं की अनुपस्थिति में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों से घरेलू कार्य को करने व छोटे भाई बहनों की देखभाल करने की अपेक्षा की जाती है। यह रक्त स्थान का उदाहरण है। जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर निष्पक्षता, जेंडर समानता या जेंडर प्रासंगिकता का, तो यहाँ पर निश्चित रूप से ये जेंडर रूढ़िवादिता का ही उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 होगा यहाँ पर इसमें हमारा उत्तर, पहला विकल्प। चलिए अगला प्रश्न आता है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को कैसे बढ़ावा देगी? लड़कियों की स्त्रीवादी व लड़कों को पुरुषवादी विशेषताओं को और प्रोत्साहित करके लड़कों व लड़कियों को अलग अलग अधिगम कार्य देकर जिसके लिए वह आनुवांशिक रूप से तैयार है। और 3rd है, जेंडर उपयुक्त अपेक्षाएं रखकर लड़कियों भाषा में अच्छा करेंगी व लड़के भाषा में। और 4th है, व्यक्तियों को गैर रूढ़िवादी भूमिकाओं में प्रस्तुत करके। तो देखिए यहाँ पर व्यक्तियों को गैर रूढ़िवादी भूमिकाओं में प्रस्तुत करके शिक्षिका यहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को दूर करेगी, है ना, सॉरी बढ़ावा देगी, दूर नहीं करेगी, मतलब लैंगिक जो भिन्नता है उसको दूर करेगी। अगला प्रश्न आता है, जेंडर के संदर्भ में एक शिक्षिका को कक्षा में बच्चों को किसके लिए प्रेरित करना चाहिए? जेंडर बद्धता, जेंडर स्थिरता, सामाजिक तौर पर स्वीकृत जेंडर भूमिका को अपनाने के लिए। और 4th है, जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन के लिए। तो यहाँ पर अभी जो प्रश्न देखा था हमने उसमें बताया था कि शिक्षिका जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को कैसे बढ़ावा दे सकती है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन के लिए। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर उत्तर होगा। तो दोस्तों ये जो पूरे प्रश्न आज हमने देखे हैं, ये पूरे प्रश्न पूरे पेपर से निकाले गए हैं। अब क्या आपको लगता है कि 17 ही प्रश्न निकले पूरी एग्जाम के पेपर से? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो रहे थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन को इसमें शामिल नहीं किया है। हर क्वेश्चन सिर्फ एक बार ही रखा है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि लगभग 35 प्रश्न यहाँ पर 35 प्रश्न के करीब में हो रहे थे, तो मैंने यहाँ पर जो डबल से होने वाले प्रश्नों को हटा दिया है, इसलिए ये प्रश्न आपको इतने देखने को मिल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं जल्दी ही एक और